NA4 PTI ने सियासी विकेट बचा ली। ANP की भरपूर मज़ाहमत, मुस्लिम लीग नून और JUIF का गठजोड़ काम न दिखा सका। बिलावल का तीर पख्तूनख्वा में भी निशाने से बहुत पीछे रहा। बलूचिस्तान में कम उम्र कैदियों की कोई जेल नहीं, ना ही चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल दरामद हो रहा है। जेल में कैद बच्चे जिनसी ज्यादती और नशे की लत का शिकार। और पाकिस्तान में सहाफत और सहाफ़ियों का मुस्तक़बिल क्या? कहीं अखबार बंद, कहीं सहाफ़ी निशाने पर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पेशावर का ज़िमनी इंतखाब सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातों की शिकस्त या जीत के हवाले से नहीं देखा जा रहा, बल्कि अगले आम इंतखाबात के लिए सबक भी है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट अगर बरकरार रहा, इसमें 4% कमी भी हुई। वैसे तो ये इतना बड़ा परेशान कुन फ़र्क नहीं है, क्योंकि फातेह पार्टी होती है, लेकिन इसका फ़ायदा दीगर जमातों को हो सकता है जो आने वाले इंतखाबात में अपनी हिकमत अमली इत्तेहाद की बुनियाद पर करना चाहें। एक इत्तेहाद जो इस ज़िमनी इंतखाब में कारामद नहीं रहा वो था जमीयत इस्लाम फ़े और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लेकिन ये इत्तेहाद दूसरे नंबर पर था और करीबन 19% वोट हासिल हुए। अवामी नेशनल पार्टी ने सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की पार्टियों का तीसरे नंबर पर पहुंचकर खूब मुकाबला किया, बल्कि 2013 के इंतखाबात से ज़िमनी इंतखाब में 7% वोट का इजाफा भी हुआ। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के जलसों के बावजूद पीपल्स पार्टी को 10% वोट हासिल हुआ, गो कि ये 2013 के मुकाबले में 2% का इजाफा है। पीपल्स पार्टी को अपनी आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करना होगा और शायद जमात इस्लामी को अपनी सियासत का रुख भी बदलना पड़े। 2013 में 11% वोट और 2017 में 1% से भी कम। हो सकता है कि मिल्ली मुस्लिम लीग और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उनका वोट छीन लिया हो। और NA4 के इंतखाब में एक बार फिर ख़वातीन वोटर्स की हार हुई है। अलहदा पोलिंग स्टेशंस के नाक़स इंतज़ामात, वोटिंग के अमल में देर, तो जो वोट पोल हुए उसमें सिर्फ 14% ख़वातीन का वोट ही था। और यही हमारी स्टोरी है। NA4 का सियासी मार्का सूबाई हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के नाम रहा, लेकिन इस इंतखाबी दंगल के कुछ और सियासी पहलुओं को भी उजागर किया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन से सरवर बारी साहब और ANP की सेनेटर सितारा अयाज साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने का। पहले तो आपसे शुरू करती हूँ सेनेटर साहिबा के ANP लोगों की तवक्को नहीं थी कि ANP के तीसरे नंबर पे होंगे। वाकई आप सही कह रही हैं। ANP जो थी तो वो तो फर्स्ट नंबर पे हमारे लिए वैसे ये था कि हम यही कह रहे थे कि जीत हमारी होगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा काम किया ANP ने। इससे पहले भी जो हमारे ये कैंडिडेट थे, ही वाज स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, सबसे उसके अपना ज़ाती एक वहाँ पे एक इमेज था। और फिर जिस तरह तालिबान के साथ वहाँ पे हमारी हुकूमत में और स्पेशली ये बहुत इज्जत और बहुत इसने वहाँ पे काम किया। हमने तो 2 हुकूमतों के साथ मुकाबला था, एक सूबाई हुकूमत और इसी वजह से फेडरल जो गवर्नमेंट के साथ हमारा मुकाबला था। वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे थे। वसाइल बिल्कुल आखिर तक इस पे भी हम बात करेंगे कि किस तरह वायलेशंस होती रही, किस तरह ECP उसी तरह चुप बैठी रही जो पिछले इलेक्शंस में होता रहा। वही चीज़ यहाँ पे भी होती रही, लेकिन स्टिल हमने गेन किया। और क्योंकि 2013 में आपको कैंपेन मुहिम चलाने में मुश्किल थी, बिल्कुल नहीं, मुहिम चौथे नंबर पे थे। अभी इस वक्त जो था, अगर आप कल देखते, आप लोग सब उसको देख आए थे सारे उस पर, जगह जगह पे आप देखते कि ANP के वर्कर का जो जोश, जो वलवला, वो हर जगह नहीं था। एक वो जो कहते हैं ना, रोड पे पूरा आपको हर जगह ANP, तो हार जीत होती रहती है, कोई पार्टी तो जीतेगी। और जो उस वक्त हुकूमत में जिस वक्त है तो वो तो एक्सपेक्टेड था कि वो जीतेंगी, लेकिन अच्छा हम लोगों ने काफ़ी मेरे ख्याल से अपना वोट बैंक बढ़ाया, कुछ एतमाद बढ़ा होगा। या बिल्कुल हम लोग हम बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। हमारी ख़वातीन ने जिस तरह इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, जिस तरह हमारी यूथ ने लिया, हमारे लीडर सारे, तो इट वाज लाइक मैं कहती हूँ हमारी हार नहीं है, आपकी हार नहीं। अच्छा, जमात इस्लामी की हार लेकिन खूब हुई है।
0.05%. वहीं के फिर ये दूसरी दफ़ा इट्स सेकंड टाइम नहीं 2013 में यहीं इनके 11% यहाँ पे भी, लेकिन अभी रिसेंटली और 120 में भी दैट इज समथिंग कि वो जो नारा जो लगा रहे हैं, जो एक पुराना उनका नारा है कि इस्लाम के नाम पे जिस तरह वो वोट लेते थे लोगों से, मेरे ख्याल से अभी लोग समझ गए या वो चीज़ नहीं उनकी अब और ज़्यादा अभी जो उनका एक टिपिकल उस पे कि जी आपने देखा होगा कि किताब के नाम पे ले लेना वोट या उसका, अब लोग शायद उसको नहीं करें। लेकिन एक चीज़ जो हमने वहाँ पे नोट की, आप लोगों ने भी नोट की होगी, कुछ तंजीमें या कुछ पार्टियां और आ गई। जी मैं आपको शायद उनकी वजह से यही मैं सरवर साहब, जमात इस्लामी उनका वोट क्या मिली मुस्लिम लीग और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो लब्बैक वाले हैं वो पहले भी जमात इस्लामी को वोट देते होंगे। बिल्कुल फ़र्क आइडियालॉजी है, वो बुनियादी तौर पर बरेलवी से तल्लुक़ रखते हैं और जमात इस्लामी का अपना एक नुक्ता नज़र आइडियालॉजी है। मैं ओवरऑल समझता हूँ जमात इस्लामी की वो जो विगर थी दैट हैज़ डिसअपीयर्ड, और कंसिस्टेंटली आप देखें कि वो पंजाब में भी और सिराजुल हक साहब के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जमात इस्लामी का डाउनफॉल है वो बहुत पहले शुरू हो गया था। 2002 में जब MMA बनी है और उसके बाद जो 2008 में नहीं परफॉर्म कर सके, तो वो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि MMA जो है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाई थी और ये जमातें अपने तौर पर एक्सपोज हुई हैं बिकॉज दे कुड नॉट परफॉर्म। और वायलेंस जो है खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत में और उसके फ़ौरन बाद बहुत बढ़ गया था, क्योंकि वो एलिमेंट जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको बहुत इन्होंने प्रमोट किया, जिनकी तादाद वैसे ही हमारे समाज में बहुत कम है। लेकिन एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 7.6% वोट हासिल किया। नहीं देखिए, उनका मामला ज़रा फ़र्क है, क्योंकि मैंने जो NA 120 उसमें भी जाके देखा था, उनकी सैकड़ों मसाजिद हैं और हर मस्जिद की एक कमेटी है और उस कमेटी में 10 से 15 लोग हैं और NA 120 में तकरीबन 200 के लगभग इनकी मसाजिद हैं, उनकी कमेटी हैं। तो दरअसल उन कमेटियों का वोट बैंक है, पब्लिक में उनका वोट बैंक नहीं है। ये वो हैं जो मसाजिद को मैनेज करते हैं, तो इसलिए जो पब्लिक में आम वोटर जो है वहाँ तक उनकी रसाई नहीं है। एक मस्जिद की अगर कमेटी में 10 लोग हैं तो उनकी फैमिली के 2-4 लोग तो वाले साहब के साथ होंगे, उनका इन्फ्लुएंस भी होता है। इसलिए उनको जो लब्बैक वाले हैं उनका जो वोट बैंक है उसके बारे में हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ये उनका सैचुरेशन पॉइंट है, इससे ऊपर नहीं हो जा सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अब इस दफ़ा JUIF ने सपोर्ट किया PMLN को, लेकिन फिर भी और शेरपाव ने बिल्कुल फिर भी ठीक है सेकंड नंबर पे थे, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी। देखिए, अगर आप देखें वो जो 2013 में इंतखाबात हुए उसमें PMLN के 20,000 वोट थे और तकरीबन 12,000 जो हैं वो JUIF के थे और इसके अलावा शेरपाव पार्टी। लेकिन यही कहा जाता है कि हल्के में शेरपाव के इतने ज़्यादा वैसे नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है, इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये कि जो JUIF गालिबन उनका भी डाउनफॉल है, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है कि जब एक पूरी जो पाकिस्तान में जो ड्राइव है वो एंटी जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ है, उसमें अब मजहबी जमातों को अपना वोट बैंक और उनको रीच आउट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़ोर दिया था इस दफ़ा, मतलब बिलावल भी गए, आसिफ अली ज़रदारी भी गए, 2% बेहतरी आई, लेकिन फिर भी एक ऐसी मेन स्ट्रीम पार्टी के लिए सिर्फ 10% हासिल करना जब इतना जोर दिया, ये तो थोड़ी सी उनके लिए परेशानी होनी चाहिए। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अगर आप NA 120 से मुकाबला करें तो बहुत ही बेहतर है। वहाँ 1400 वोट है, यहाँ 10,000 के लगभग वोट है। इट्स ए गुड टर्न आउट फॉर द PPP। उनके लिए तो थोड़ी सी उम्मीद की किरण बनी होगी, लेकिन कहने में ओवरऑल मैं समझता हूँ क्योंकि टर्न आउट बहुत लो है, बहुत ही लो है। टर्न आउट पे मैं जल्दी से क्योंकि बात करना चाहूँगी, लो भी था बाई इलेक्शन में, रिलेटिवली वैसे भी टर्न आउट कम रहते हैं, लेकिन ख़वातीन 14% और ख़वातीन को मुश्किलात भी पेश आई अपने वोट कास्ट करने में। नहीं, वो देखिए NA 120 में भी मुझे बहुत सारी ख़वातीन ने कहा कि हमारा वोट जो है वो यहाँ था 2013 में, अब कहीं और चला गया।
تو ابھی سینیٹر صاحبہ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ بہت ساری عورتوں نے وہاں بھی شکایت کی ہے کہ پچھلی دفعہ یہاں ووٹ ڈالا تھا ووٹ نہیں مل رہا. تو میرا اپنا خیال ہے الیکشن کمیشن یہ الیکشن کمیشن اچھا اس پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے NA4 کا ضمنی انتخاب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کی اب بات ہو رہی ہے. سرور صاحب خواتین ووٹرز ان کو ٹرن آؤٹ کم رہا لیکن مزید خلاف ورزیاں بھی ہوئیں. اب کچھ ایک رپورٹڈ یہ ہے کہ 25% جو پولنگ سٹیشنز تھے اس پر ووٹرز کو لایا گیا تھا, بس بھر بھر کے پرچیاں بھی تقسیم کی گئی تھیں. اور کس قسم کی خلاف ورزیاں ہوئیں؟ نہیں یہ بھی ہوا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا رہا. جیسے NA120 میں چل رہا تھا, یہاں جس کا داؤ چلا اس نے بھی کیا ہے. سینٹرل گورنمنٹ بھی یہاں کر رہی تھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہی تھی. تو اس حمام میں تو سب ننگے ہیں. بالکل جی. یہ تھا ایک تو جو ووٹر لسٹ, ہمارے شروع سے یہی مسئلہ آتا ہے خواتین کا, آپ اس ادھر نہیں ہے, یہاں پر ہے, یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ. تو وہ ایک تو خواتین کو نکالنا بڑا مشکل ہے اور اس ایریا میں نکالنا, اور پھر آپ کی لسٹیں وہاں سے غائب ہے. تو الیکشن کمیشن کو بار بار ہم نے یہی کیا تھا کہ لسٹیں اپنی پوری کریں, لسٹیں آپ اپنی پورا اس پہ رکھیں. وہی مسئلہ کل پورا وقت یہی مسئلہ چلتا رہا. پھر وہیں کے دیکھیں ECP کچھ جون سی باتوں, ابھی جب یہ نیا الیکٹورل ریفارمز میں بھی بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی کہ جی جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوگا ڈیولپمنٹ کام بند ہو جائیں گے. رات تک روک تھام لیکن کر نہیں پاتے الیکشن کمیشن آف پاکستان. نہیں تو پھر کیسے وہ ہم سے مانگتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اتھارٹی دیں, آپ ہمیں اسٹرانگ کریں, آپ ہمیں. تو جب ان کو ہم کرتے ہیں تو وہ رپورٹ بھی تو بیک نہیں کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا کوئی نہیں مان رہا تھا ہوتا یا ہم نے یہ ایکشن لیا. وہ تو ایکشن ہی نہیں لے رہے. ایکشن ہی نہیں لے رہے. اچھا الیکشن کی رات تک یہ ہو رہا ہے سارا کچھ ہوتا رہا اور ڈینائی بھی کرتے رہے. ہم نے پرویز خٹک صاحب سے بھی بات کی تھی. آگے تھوڑا بڑھتے ہیں کیونکہ اگلے الیکشن کے لیے کچھ ٹرینڈز اور پیٹرنز بہت اس پہ بات کرنی ضروری ہے. ملک میں ہونے والی نئی مردم شماری کے بعد نئے حلقہ بندیاں آئینی ضرورت ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے کرائی گئی مسلسل یاد دہانیوں کے بعد آخرکار حکومت کو خیال آ ہی گیا. ملک میں ہونے والی ممکنہ حلقہ بندیوں اور صوبے کے درمیان تقسیم کے فارمولے پر ایک نظر ہمارے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ کی رپورٹ میں ہے. وفاقی کابینہ نے مردم شماری کی عبوری اعداد و شمار کی روشنی میں ملک میں نئی حلقہ بندیوں کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس 1 نومبر کو طلب کر لیا ہے. اطلاعات ہیں کہ حکومت نے ملک میں قومی اسمبلی کے نشستوں میں 10% اضافے کی تجویز دی ہے, جس کے بعد عام نشستوں کی تعداد 272 سے بڑھ کر 300 ہو جائے گی. 1998 کی مردم شماری کے مطابق کل آبادی میں پنجاب کا حصہ 55.62% تھا, سندھ کی آبادی 22.99%, خیبر پختونخوا کی آبادی 13.40%, بلوچستان کی آبادی 4.96%, فاٹا کی آبادی 2.39%, جبکہ اسلام آباد کی آبادی 0.60% تھی. 2002 میں چاروں صوبوں فاٹا اور اسلام آباد کے درمیان قومی اسمبلی کی 272 نشستوں کی تقسیم کی گئی تو پنجاب کو 54.41% یعنی 148 نشستیں, سندھ کو 22.42% یعنی 61 نشستیں, خیبر پختونخوا کو 12.86% یعنی 35 نشستیں, بلوچستان کو 5.14% یعنی 14 نشستیں, فاٹا کو 4.41% یعنی 12 نشستیں, جبکہ اسلام آباد کو 0.73% یعنی 2 نشستوں کا حصہ ملا. اعداد و شمار سے واضح ہے کہ بامی اعتماد سازی پر عمل کرتے ہوئے پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کے حصے میں کچھ کمی کرتے ہوئے بلوچستان, اسلام آباد اور فاٹا کو اپنے حصے سے بڑھ کر دیا گیا. 2017 کی مردم شماری کی عبوری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب کی آبادی کل آبادی کا 52.94%, سندھ کی آبادی 23.04%, خیبر پختونخوا کی آبادی 14.69%, بلوچستان کی آبادی 5.94%, فاٹا کی آبادی 2.40%, جبکہ اسلام آباد کی آبادی 0.96% ہے. حکومت اگر اب بھی بامی اعتماد سازی کے فارمولے پر عمل کرے تو اعداد و شمار کی روشنی میں قومی اسمبلی کی کل 300 عام نشستوں میں سے پنجاب کے حصے میں 153, سندھ کے حصے میں 70, خیبر پختونخوا کے حصے میں 45, بلوچستان کے حصے میں 18, فاٹا کے حصے میں 12, جبکہ اسلام آباد کے حصے میں 2 نشستیں آ سکتی ہیں. فیاض راجہ, ڈان نیوز, اسلام آباد. سرور صاحب, اگر اس فارمولا پر عمل درآمد ہو تو پنجاب کی 5 سیٹیں بڑھیں گی, خیبر پختونخوا کی 10 اور سندھ کی 10 اور فاٹا کی اور اسلام آباد کی وہی فارمولا رہے گا. تو اس سے ظاہر ہے سیاسی اثر بھی ہوگا.
देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो पुरानी डिलिमिटेशन है जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई थी, आखिरी वाली, जब जनरल सीटें 272 की गई थी, तो उसमें बहुत सारी जो पाकिस्तान सिग्नेटरी है, बहुत सारी इंटरनेशनल जो कॉन्वेंट्स हैं उनके ऊपर, और जो हमारा डिलिमिटेशन लॉ है उसमें 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़रूरी है, और यानी कि आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्रॉस ना करें, ये एक बुनियादी चीज़ है। आबादी की जो अपनी कॉम्पैक्टनेस है वो भी है, और इसके अलावा जो सहूलियात हैं, रोड्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनका होना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक तो ये, दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो है इक्वल सफरेज, कि तमाम जो हलके हैं उनकी 10-5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और ये लाजिम है क्योंकि पाकिस्तान ICCPR का सिग्नेटरी है, UHDR का सिग्नेटरी है, और इक्वालिटी जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स हैं उनका भी सिग्नेटरीज है। उसके तहत पाकिस्तान पर लाजिम है कि लोगों को एक जैसी सफरेज दे, यानी कि अगर 2 लाख की आबादी पर एक MNA है इस्लामाबाद में, तो ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में भी 2 लाख के ऊपर हो, वो तेज़ नहीं हो सकता। आपको याद होगा 2008 में जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो बलूचिस्तान में थी, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 50 शख्स है, और कराची में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी 6 लाख पर मुश्तमिल नहीं थी। तो मेरे पास ये पूरी वेरिएशन है। अच्छा। ये मैं चाहूँगा आपका कैमरा अगर दिखा सके, थोड़ा सा वाज़ेह भी कर दे कि इसका क्या इसका मतलब देखें, ये हमें शो कर रहा है कि 5,30,000 की अगर, और 4,30,000 के दरमियान 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और 22 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जो 1,80,000 से नीचे हैं, और यहाँ तक कि जनाब 80,000 की भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इतनी बड़ी वेरिएशन नहीं हो सकती, ये वायलेशन है, ये इक्वल सफरेज की खिलाफ वर्जी है कि कहीं तो 5 लाख के ऊपर एक MNA है और कहीं 80,000 के ऊपर एक MNA है। फाटा को अगर आप देखें तो वो मेरे नज़र में सबसे बेहतरीन फार्मूला है कि 1,00,000-1.25 लाख के ऊपर एक MNA मौजूद है, होना चाहिए। लेकिन आप बलूचिस्तान जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी लो है और वहाँ आप 5 लाख 4 लाख पे हो, और कराची और लाहौर जैसे में ना हो। इसी तरह पंजाब में भी यही सूरत हाल है, और बाकी सारे सूबों में देखें तो आपको ये नीचे जो है वो कम है, डॉट्स अगर आप देखेंगे, और ऊपर भी कम है लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वायलेशन हमें नज़र आ रही है। सितारा साहिबा, हल्का बंदी जो होती है वो अक्सर मुतनाज़ रहती है, क्योंकि इसमें पार्टीज़, जमातों की जो फॉलोइंग, कारकुनान, उनकी जो वोटर हैं उस असरअंदाज हो सकते हैं। आपको लगता है कि अब जैसे KP और सिंध की थोड़ी सी सीटें बढ़ेंगी, उससे पॉलिटिकल कैलकुलेशंस भी तब्दील होंगी, और मेरे ख्याल से जैसे सेंसेस हुए हैं डिलिमिटेशन ज़रूरी है। इन्होंने जिस तरह अभी ये दिखाया है, ये ज़्यादती है ना। आप देखें कि एक जगह पे आप 5 लाख और इस तरह का जा रहे हैं, दूसरी जगह आप 80,000 पे जा रहे हैं, तो दोनों आप MNAs को वो कर रहे हैं। फिर आपके जो छोटे सूबे हैं उनमें से उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। फिर आप कराची जैसे इलाके में आप जाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मसाइल भी बहुत हैं, मसाइल इसीलिए तो मसाइल आबादी भी ज़्यादा है। देखिए, इसीलिए तो मसाइल हमारे हल नहीं होते हैं कि आप एक जगह पे एक MNA को ले रहे हैं। कराची में आप जाके देख लें, आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, अगर एक इलाका मशरक में आपका एक इलाका आ रहा है तो बीच का इलाका आपने छोड़ के उसको दूसरी जगह पे ले गए हैं, पता नहीं किस तरह की है। आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड। जब मैं दिखाना ये 2000 जो इस वक्त है वो डिलिमिटेशन है कि जहाँ पर एक तो मिनॉरिटीज़ के साथ हम अच्छा सलूक नहीं करते, जिन इलाकों में मिनॉरिटीज़ मेजॉरिटी में है, मसलन उमरकोट जी, अब ये डिलिमिटेशन में बुनियादी हमारे कानून में है कि जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को ना तोड़ा जाए। तो ये आप देखिए NA 226 जो है वो मीरपुर खास कम उमरकोट, NA 227 मीरपुर खास कम उमरकोट, और NA 235 सांगड़ मीरपुर खास उमरकोट, और NA 228 उमरकोट। यानी कि उमरकोट को उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट को 4 मुख्तलिफ जगहों पे तकसीम कर। इसी तरह वारिसपुरा एक इलाका है फैसलाबाद में, जहाँ 20,000 क्रिश्चियंस एक ही मोहल्ले में रहते हैं। उस इलाके को बजाय एक यूनियन काउंसिल डिक्लेयर करने की उनको 3 यूनियन काउंसिलों में तकसीम कर दिया गया है, ताकि मेजॉरिटी का कोई चेयरपर्सन बन के वहाँ न जा सके। तो ये जो इस तरह के जो ये भी करप्शन में आता है,
اور ہم نے کرپشن کا جو انٹرنیشنل کانویننٹ ہے وہ سائن کیا ہوا ہے. دس از اے کرپٹ پریکٹس. اور میرا خیال ہے کہ آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہونی چاہیے اور سینٹ میں یہ چیزیں ابھی سے لے کے اس کو اٹھائے. اور یہی چیزیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو کراچی کا میں کہہ رہی ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں پختون جہاں پہ زیادہ ہے اس کو 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, ان کو ایک حلقے کے ساتھ دوسرے حلقے کے ساتھ دوسرے. تو جب ڈیلیمیٹیشن پراپر ہو جائے, اور ابھی سینسس بھی ہو گئے ہیں, ہمارے پاس سب کچھ آ گیا, میرے خیال سے we need to do before election اس کو صحیح طریقے سے کرنا. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے بلوچستان میں کم عمر قیدیوں کے لیے علیحدہ جیل نہیں ہے. بلوچستان میں کم عمر قیدیوں کے لیے ایک بھی مخصوص جیل نہیں. کم عمر قیدی صوبے بھر میں جرائم پیشہ افراد کے ساتھ قید ہیں, اور یہاں انہیں جنسی زیادتی اور نشہ کے عادی بنایا بھی جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل پارٹی بلوچستان کی رکن اسمبلی یاسمین لہری اور چائلڈ کمشنر بلوچستان منور شاہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کا. یاسمین صاحبہ, پہلے تو آپ سے شروع کروں گی کیونکہ آپ کا کالنگ اٹینشن نوٹس تھا صوبائی اسمبلی میں, اور آپ کا سوال یہی تھا کہ جو بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جی بالکل, اسمبلی کے اندر میں نے کال اٹینشن نوٹس دیا تھا. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جو قانون ہے, لاز پاس ہم کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی, اس کے بائی لاز بننا, رولز بننا, جب تک کہ یہ ہم کام نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہم ریلیف نہیں دے سکتے. خاص طور پہ یہ جو چائلڈ پروٹیکشن بل کے حوالے سے یہ بہت اہم بل ہے. آپ خود ہی جو ہے مطلب دیکھیں کہ خاص طور پہ میں اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کروں, یہاں پہ لاز بہت بنے ہوئے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن جو لا ہے, وہ ایکٹ ہے, وہ ہم نے پاس کیا ہے. اس کے علاوہ لیکن یاسمین صاحبہ, جیسے آپ نے کہا کہ سنجیدگی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا حکومت سنجیدہ ہے, تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جی بالکل, ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ایکٹس یا لا پاس ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر قانون سازی کی میں نہیں سمجھتی کہ کمی ہے. ہمارے پاس قوانین, اگر کمی ہے تو اس کے سیریسنس کی اور اس کی امپلیمنٹیشن کی, کہ ہم ان لاز کو, ان قوانین کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس مخصوص طبقے کے لیے جو ہم نے قانون سازی کی ہوئی ہے اس کو ہم ریلیف کتنا دیتے ہیں. تو میرا جو ہے وہ یہ نوٹس لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ابھی جو ریسنٹلی چائلڈ پروٹیکشن بل ہم نے پاس کیا ہے اسمبلی سے, اس کے علاوہ پہلے بھی ہمارے پاس بہت سارے جو ہے وہ قوانین اور لاز موجود ہیں بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے. ان پہ ہمارے بائی لاز بننے ہیں, رولز بننے ہیں, پالیسیز بننی ہے, امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی بننی ہے. کہ ہم نے جو قانون پاس کیا ہے, اب بلوچستان کے انٹیریئر میں یا جو دور دراز علاقوں میں بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. تو اسٹریٹجی کیا ہے, میں یہاں آپ کو روکوں گی یاسمین صاحبہ, یہاں پہ آپ پہ روکوں گی کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ منور صاحب بھی گفتگو میں شامل ہو. اس دوران یہ بھی معلوم ہوا, اب ایک چھوٹی سی مثال ہے منور صاحب, جب یاسمین صاحبہ کے کالنگ اٹینشن نوٹس پہ بات چیت ہوئی کہ بلوچستان میں کم عمر قیدیوں کے لیے کوئی علیحدہ جیل نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جرائم پیشہ افراد کے شکار ہوتے ہیں, جنسی زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے, منشیات کے عادی بن جاتے ہیں. جی جی, اس سلسلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, یاسمین صاحبہ بھی ہمارے صوبے کی ہے, ان کو بھی یہ تمام معاملات معلوم ہے. وجہ یہ ہے کہ جو جوینائل جسٹس آرڈیننس سسٹم یہ 2000 میں یہ لا بنا تھا. ہیلو جی بالکل آواز آ رہی ہے. 2000 میں 2000 میں لا بنا تھا, اور 2014 تک یہ چیپٹر سائلنٹ پڑا تھا. تو اس کے اس سلسلے میں 14 سال جی جی, پھر 2014 میں اومبڈسمن صاحب نے اس پر کوگنیزنس لیا.
उस कॉग्निजन के नतीजे में मुतालिका जो डिपार्टमेंट है उससे उनके ऑफिसरान को हमने बुलाया, तो उस पर एक्शन लेते हुए फिर हमने उनको ये हिदायत जारी की कि ये जो जो मेन कंपोनेंट है वो है बोस्टन इंस्टीट्यूशन, जिसको उर्फ आम में बच्चों का जेल भी कहा जाता है। अच्छा। तो इस पर हमने कॉग्निजेंस लिया, तो हमारे कॉग्निजेंस और हिदायत की रोशनी में मुतालिका महकमे जो होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है उसने एक ड्राफ्ट बिल बनाया। तो वो ड्राफ्ट बिल लॉ डिपार्टमेंट से होता हुआ प्रोविंशियल कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और उसके बाद फिर ये असेंबली के टेबल हो गया। तो वहां से इस पर रेजोल्यूशन होने के बाद ये लॉ ओम्बुड्समैन का जो इदारा है इसके काविशों की वजह से ये लॉ वजूद में आया। लेकिन मुनव्वर साहब, सिर्फ कानून तो काफ़ी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर 12 जेल हैं सूबा बलूचिस्तान में और उसमें हर जेल में 200 से ज़ायद या तकरीबन 200 कम उम्र कैदी हैं और 2000 में ये कानून इसका ये हुआ था, सामने आया था, और अभी तक अलहदा जेल कोई भी नहीं है। इस सिलसिले में ऐसा था, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं अपने नाजरीन के लिए या हाजरीन के लिए भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि चूंकि जब ये लॉ बना तो हमने कहा था कि इस लॉ को साइलेंट नहीं होना चाहिए तावत तक कि इस पर अमल दरामद नहीं हो सके। तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने IG प्रिजन की सरबराही में एक कमेटी बनाई कि जिसमें मैं बैसत चाइल्ड कमिश्नर मेंबर भी हूँ और दूसरे और सिविल सोसाइटी से भी उन्होंने कुछ लोगों को लिया है। डायरेक्टर पेरोल एंड प्रोबेशन भी इनके मेंबर हैं। हमने इस सिलसिले में जो फर्स्ट हमारा जो स्टेप था वो ये था कि ये लॉ बनने से पहले पेरोल डिपार्टमेंट वालों ने इसके लिए एक जो प्रिलिमिनरी स्टेज पे उन्होंने काम किया था, उन्होंने जमीन के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को लिखा था, जमीन के अलॉटमेंट के बारे में, जो स्टेट लैंड है जी। ये जहाँ 2-3 जगह उन्होंने निशानदेही की थी वो जगह हमें इसलिए नहीं लगे कि वहाँ बच्चों की जो है वो क्योंकि लोकेशन भी अच्छा नहीं था, तो हम एक ऐसा जगह चाह रहे थे कि जो सुकून भी हो और बच्चों के जो बोस्टन इंस्टीट्यूशन के लिए जो उसके अंदर हमने जो उसके दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिसमें मिसाल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से चीज़ें थी, ये सब चीज़ें हमने रखने के लिए तो फिर हमने हाल ही में एक अच्छा जो लोकेशन हमने ढूंढ लिया है। इस सिलसिले में हमने जो ज़ाहिर एक तरीक़ेकार होता है उसके लिए फिर जो डिप्टी कमिश्नर कोयटा को फिर जो कमेटी के हवाले से प्रेजेंट डिपार्टमेंट वालों ने लिखा है, तो वो जमीन जो ही अलाट हो जाएगी तो फिर इस पर तो हमने बेसिकली काम ये किया इस पे हमने बोस्टन इंस्टीट्यूशन का जी यानी कि मुनव्वर साहब आपका यही कहना है कि पहले ज़मीन की निशानदेही हुई वो अच्छी जगह नहीं थी, नई ज़मीन जो है तो ये ताख़ीर होती जा रही है। यास्मीन साहिबा, यास्मीन साहिबा, इस तरह की ताख़ीर जो है एक तरह से मुजरिमाना गफलत ही हुई। बिल्कुल मैं समझती हूँ। देखिए मतलब बच्चे जो है वो हमारे कौम का सरमाया है और ये जो एक तो रूल्स या इंटरनेशनल लॉ को अगर हम देख लें वो इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि अंडर एज बच्चे जेल के अंदर हों। मतलब आप ये देखें कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने मुआशरे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और उस जेल के अंदर जहाँ पे के बड़े बड़े जो है वो मेल हैं उनके साथ आप बच्चों को जाके बिठाते हैं। बल्कि इस तरह का केस भी हमारे सामने आया है कि कोई 6 से 7 साल का बच्चा जो कि कत्ल के केस में जेल में जो है वो रखा गया है और उसके साथ उसका वालिद जो मजबूर हो के जेल में बैठा हुआ है कि मैं अपने कम उम्र के बच्चे को जेल के अंदर अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये देखिए कि मतलब हम जो है वो किस दुनिया में रह रहे हैं और कैसे हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब जो बच्चे हैं मतलब उनको अगर अलग से जुवेनाइल जेल नहीं है, उनकी तरबियत नहीं हो रही, उनको जो है मतलब हमने उन बच्चों पे काम करना है, उनको एक अच्छा फ़र्द बना के हमने दोबारा माशरे रिहैबिलिटेशन उनकी ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं अगर होगी अगर आप मुजरिमों के साथ आप इस तरह बड़े उम्र के मुजरिमों के साथ उनको डाल दें। एग्जैक्टली मतलब और उनके साथ वहाँ पे जो तरीका रवा रखा जाता है, जिस तरह से जो है मतलब उनको अब्यूज़ किया जाता है बच्चों को, वो शायद जो है मतलब यहाँ पे आपके प्रोग्राम में वो चीज़ें मैं बता भी ना सकूँ कि जो मिजरेबल कंडीशन है और जिस तरह से उनके साथ होता है बच्चों के साथ। तो तकरीबन 4000 से ज़्यादा कम उम्र कैदी हैं। सॉरी 4000 से ज़्यादा कम उम्र कैदी हैं। जी बिल्कुल, मतलब कम उम्र कैदी हैं। और इसमें एक और भी बात यह है कि फ़र्ज़ करें मतलब हमारे यहाँ पे ना बच्चों के लिए और ना ख़वातीन के लिए अलग जेल है। अब ख़वातीन के साथ जो उनके कम उम्र के बच्चे आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें किसी के साथ जो है वो 4 महीने का बच्चा है, किसी के साथ
2 साल का बच्चा है, वो उसके लिए कोई अलग से सेटअप नहीं है। मतलब हमारा जो ये सिस्टम है बच्चों को प्रोटेक्शन देने के हवाले से इतना पुअर सिस्टम है कि हम इसको मतलब किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे का आप इंडिकेटर नहीं कह सकते कि 21वीं सदी में रहते हुए। यास्मीन साहिबा, मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ मुनव्वर साहब, ताखीर का आपने वजूहात तो बता दी, लेकिन तवक्को कब की जा सकती है कि कोई सेपरेट जेल? मैं यास्मीन साहिबा के बारे में उसके सवाल के बारे में एक सवाल कहना चाहता हूँ। हमारा ताल्लुक तो चूंकि ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन से है, हमने अपने ऑफिस में चाइल्ड कंप्लेंट ऑफिस खोला है, बाकायदा एक विंग है जहाँ बच्चों के बारे में शिकायत मौसूल की जाती है। इस सिलसिले में हमने रेडियो टेलीविजन पे मुताबिक प्रोग्राम किए हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि अगर किसी भी चाइल्ड इशू के बारे में किसी को मालूमात होती है तो हमें बता दे। इस वक्त बलूचिस्तान में 5 सेंट्रल जेल हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं और 18 के लगभग सब जेल और जुडिशल लॉकअप्स हैं। मैं कल रात पहुंचा हूँ, हम तमाम जो जेल है उसमें हमने इंश्योर करवाया है और हम खुद भी जाते हैं कि जो जुवेनाइल बच्चे हैं उनके लिए अलग बैरक है और एक सिविल सोसाइटी जो है शहर एनजीओ वाले ने वहाँ वो कंप्यूटर और टीचिंग मटेरियल्स फराम की है। उनकी जो असातिज़ा की कमी थी जेलों में वो हमने पूरी कर ली है। जो टीचिंग मटेरियल थे हमने वहाँ से मुतल्लिका हुकाम को हमने हिदायत जारी कर दी, वो टीचिंग मटेरियल भी उन तक पहुँच गए हैं। हमारा काम चूंकि आपको पता है बलूचिस्तान आबादी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का आधा है तकरीबन, तो तकरीबन हमारी कोशिश होती है कि ये जो 18 सब जेल और जुडिशल लॉकअप्स हैं, 5 सेंट्रल जेल है और 6 डिस्ट्रिक्ट जेल है, हमारी तकरीबन विजिट इसमें होती रहती है। और तकरीबन इस वक्त तमाम बच्चे हैं वो अलग बैरक्स में रखे गए हैं। उनका जो एडल्ट कैदी है उनके साथ उनको नहीं रखा गया है और उनको उनके टीचिंग मटेरियल्स या उसके रिफ्रेशमेंट के हवाले से इंडोर गेम्स भी हम उनको दिए की सहूलत फराम की गई है और उसके साथ साथ कंप्यूटर की फैसिलिटी भी है और असातिज़ा आ रहे हैं और उन बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, यानी कि कोशिश हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ रुकन पार्लियामान है, अभी भी मुतमईन नहीं है। मुनव्वर शाह साहब, यास्मीन लहरी साहब, आप दोनों का लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद सहाफत जुर्म नहीं है। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। द न्यूज़ के सहाफ़ी अहमद नूरानी पर आज नामालूम अफराद की जानिब से तशद्दुद किया गया। ये पहला वाक़या नहीं, रवा साल में अब तक 4 सहाफ़ी और 5 ब्लॉगर्स को भी जबरी गुमशुदगी और तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। आज के वाक़े पर मुल्क के नामवर सहाफ़ी क्या राय रखते हैं, उनके न्यूज़ वॉइस के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम देखिए। अफसोस हो रहा है कि हमारी सारी जद्दोजहद रायगां हुई नज़र आ रही है और आज 2017 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में दिन दहाड़े मशहूर तरीन शाहरा पर एक नौजवान सहाफ़ी को उसकी गाड़ी से उतार कर मजमे के सामने इबरत का निशाना बनाया जाता है और हम उस सिन में मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस करते नजर आते हैं। अहमद नूरानी साहब जो हैं वो उनके साथ कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन किसी सहाफ़ी को वायलेंस के ज़रिए और ताकत के ज़रिए उसकी आवाज़ को दबाना जो है ये नाकाबिल कबूल है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 साल में हमने देखा है कि जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं उनको तकसीम कर दिया गया है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो हैं उनकी आपस में लड़ाई हैं, अखबारात की आपस में लड़ाई हैं, उसकी वजह से वर्किंग जर्नलिस्ट भी नीचे से तकसीम हो गए हैं। तो ये जो तकसीम है, ये जो इंतशार है, उसका आज़ादी सहाफ़त के दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। सहाफ़ियों पे जब हमले हुए पाकिस्तान में, उसमें आपको एक बड़ा वाज़ेह पैटर्न नज़र आता है और उस पैटर्न की ख़ास चीज़ ये कि इम्प्यूनिटी के साथ हमले होते हैं और जो लोग इन अटैक्स के पीछे होते हैं वो कभी आइडेंटिफाई नहीं होते। ये पैटर्न एक चला आ रहा है। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतौर वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल बतौर वज़ीर दाखिला इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अहमद नूरानी पे अटैक कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी सहाफ़ियों पे हुए हैं और अहमद ने अपना ट्विटर अकाउंट भी कुछ दिन पहले डीएक्टिवेट किया। क्यों किया, किसकी तरफ से उनको थ्रेट्स आ रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जवाब बहुत सारे सहाफ़ियों को मालूम है, मुझ समेत। लेकिन ये नामालूम अफराद वही हैं जिन्होंने अटैक किया हामिद मीर पे, जिन्होंने सलीम शहजाद पे अटैक किया। जिस तरह से इस वक्त हमारी जो तंजीमें हैं उनको तबाह किया गया है, जिस तरह से पोलराइजेशन मीडिया के अंदर क्रिएट की गई है, जिस तरह से हम एक स्टांस पे सारे इदारे इकट्ठे नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते, ये चलता रहेगा। अहमद नूरानी पर जो हमला है वो बहुत ही काबिल मजम्मत है। इससे कबल हमने देखा कि सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद और मतीउल्लाह जान पर हमले हुए इसी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर।
نہ صرف یہ قابل مذمت ہے بلکہ ایک سوال چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے کہ ہمارے ملک کے اندر اس ریاست میں جو اصل مسئلہ کیا ہے، آزادی اظہار کا ہے، آزادی خیال کا ہے یا آزادی صحافت کا ہے، کہ یہ جو حملے ہیں یہ اسی مہم کے تسلسل ہمیں لگے گا کہ جو اداروں نے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کو کرب کرنے کے لیے، کو کنٹرول کرنے کے نام پر جو قانون بنائے ہیں سخت پیکا جیسے، یہ انہی کا تسلسل ہے۔ احمد نورانی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کریں اتنی ہی کم ہے، اور ہمیں بہت تشویش ہے کہ اس طرح صحافیوں کے اوپر پچھلے کچھ مہینوں کے اندر بہت سارے حملے ہوئے ہیں، جہاں صحافیوں کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ ہو اسٹیٹ کا اور ان کے اوپر حملے ہونے شروع ہو جائے، ان کو اٹھانا شروع کر دیا جائے، ان کو غائب کرنا شروع کر دیا جائے، تو واقعی یہ بنانا ریپبلک کی نشانی ہے۔ احمد نورانی پر بزدلانہ حملہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ صحافیوں کے خلاف ہونے والے حملوں کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کریں، اور نام نہاد جمہوریت کے تسلسل کی خاطر اپنے شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا مت کریں۔ یہ بزدلی اور کمزوری حکومت کی جڑوں میں بیٹھے گی، اور 4 سال سے جو سمجھوتے کیے جاتے رہے ہیں صرف اپنی مدت اقتدار پوری کرنے کے لیے، آج اس کا خمیازہ ہم شہری اور ہم صحافی بھگت رہے ہیں۔ یہ میں بھی بتا دوں کہ جو سارے صحافی ایک آواز سے مذمت کر رہے ہیں ان کا تعلق مختلف میڈیا اداروں سے ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے واقعی کم ہے۔ نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا ہمارا پروگرام۔ رائے دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔